So hello students, और जो हमारा टारगेट है वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है और फिलहाल मैं इसे 9th से स्टार्ट कर रहा हूँ। और 9th में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा बच्चों को किसके साथ रहती है, फिज़िक्स के साथ रहती है। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फिज़िक्स और इस तरह से पूरी साइंस हम कवर करेंगे, 9th की भी और 10th की भी, दोनों की। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिस इज़ NCERT चैप्टर नंबर 7 और मोशन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। मोशन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने होते हैं? फर्स्ट टॉपिक होता है रेस्ट एंड मोशन, सेकेंड टॉपिक होता है रेफरेंस पॉइंट, देन मैग्नीट्यूड, स्केलर वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ग्राफिकल अप्रोच, कि कैसे हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मुलेशन होता है, लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले बच्चों, जब मैंने देखा बच्चों को पढ़ाते हुए, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि बच्चों को न्यूमेरिकल करते टाइम या थ्योरी पढ़ते टाइम यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है या वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या फिर कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है या डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस होती क्या है। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे के सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से कवर करूँ, जिससे आपको क्लियरली कम से कम ये चीज़ें समझ में आए। फर्स्ट वी विल कवर फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, 9th एंड 10th दोनों। एंड व्हाट इज़ आवर टारगेट? टारगेट इज़ 80 आउट ऑफ 80, यही करना है। इसके अलावा और कुछ दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं एक्सेप्टेबल है बिल्कुल कि आपके 70 मार्क्स आते हैं, यहाँ पहुँचना है, इस मार्क पे पहुँचना है। इज इट क्लियर बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 मोशन। तो चैप्टर का नाम तो मोशन है, लेकिन ये सब चीज़ें रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब समझो कि ये सारी की सारी जितने भी टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे टर्म एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। जैसे कि रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाली लाइन है, फिर एक ये लाइन खींची हुई है, फिर एक और लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिलेटिव का मतलब क्या है। अब अगर 1 और 2, 1 और 2 लाइन को अगर मैं कंपेयर करूँगा, लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 को अगर कंपेयर करूँगा तो इसकी लेंथ ग्रेटर है और इसकी कैसी है? शॉर्टर। जब 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आया कि 2 नंबर की लेंथ हमारी क्या है? ग्रेटर, और 1 नंबर की लेंथ हमारी क्या है? शॉर्टर है। लेकिन अगर मैं 2 और 3 को कंपेयर करूँगा, इफ़ आई एम कंपेयरिंग लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3, तो मैं अब देखूंगा कि लाइन नंबर 2 हमारी कैसी हो गई है? शॉर्ट हो गई है, शॉर्टर हो गई है, जबकि ये कैसी हो गई? लेंथ एंड बड़ी हो गई है। अब ये ग्रेटर लेंथ में आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया कि ये जितनी चीज़ें हम बताते हैं कि रेस्ट में है, मोशन में है, रेफरेंस क्या है, कौन सी क्वांटिटी, किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये सारी की सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। इसे बोलते हैं रिलेटिव, इसे बोलते हैं रिलेटिव। तो बेटा चैप्टर का नाम भले ही मोशन हो, लेकिन उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट का मीनिंग क्या है? तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट और body is not changing its position with respect to time, then it is said to be एट रेस्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक बॉडी मैंने देखी, एक आदमी जो था वो किसी ए पॉइंट पे खड़ा हुआ था, कब? 10:10 पे, और जब मैंने 11:10 पे देखा तो भी इसकी पोजीशन वही थी। 10:10 AM पे मैंने जब चेक किया तो इसकी पोजीशन क्या थी? ए, और जब 11:10 पे देखा तो ये इसकी पोजीशन फिर भी क्या थी? ए पे ही थी। मतलब टाइम तो बढ़ गया, टाइम 1 आवर वहाँ से चेंज होके निकल गया, लेकिन उसने अपनी पोजीशन को ए पे ही था और अभी भी कहाँ पर रिसाइड कर रहा है? ए पे ही कर रहा है।
इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं मोशन। अब इसके बाद आते हैं मोशन। तो मोशन का मतलब क्या हो गया कि इफ अ बॉडी changing our position, changing its position with respect to time, with respect to time, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लें, 10 AM पे इसकी पोजीशन A थी और 11:10 AM पे इसकी पोजीशन कहीं B पॉइंट पे होगी, यहां पर पहुंच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन। इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। मैंने क्या बताया, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो मोशन हो गया, और अगर नहीं चेंज कर रही है तो रेस्ट हो गया। जैसे कि आप सब क्लास में बैठे हुए हैं, आप 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, आप अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन लिया जाए तो आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो लगातार, जैसे मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब टीचर इज इन मोशन वाइल स्टूडेंट्स आर एट रेस्ट। स्टूडेंट हमारे कहाँ पर हैं, रेस्ट में, जबकि जो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो कहाँ पर है, मोशन कर रहा है, इट इज इन मोशन। क्लियर बेटा, रेस्ट एंड मोशन। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि रेस्ट और मोशन क्या है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रेस्ट और मोशन क्या है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद आते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है, सेकेंड टॉपिक इज रेफरेंस पॉइंट। आप चाहो तो ये डेफिनेशन आप नोट भी कर सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट। या रेफरेंस का मतलब क्या होता है, रेफरेंस, इसका मतलब समझो क्या है। रेफरेंस का मतलब ये है कि आप कहाँ से देख रहे हो, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है। जैसे ये सपोज एक कार है और कार हमारी 3 मीटर पर सेकेंड से, बहुत तेज नहीं चलाते, 3 मीटर पर सेकेंड से मोशन कर रही है। कहाँ पर मोशन कर रही होगी, रोड पे। रोड पे एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी का नाम ए है। इस कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, इस कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम बी और दूसरे का नाम क्या है, सी। ध्यान से देखो बेटा, एक आदमी, वन मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। एक आदमी कहाँ पर खड़ा हुआ है, रोड पे खड़ा हुआ है। एक आदमी रोड पे खड़ा हुआ है और 2 आदमी उस कार के अंदर बैठे हुए हैं। अब इसमें बताना है कि रेफरेंस का मतलब क्या है। तो कौन, अगर बी को देखेंगे, अगर बी का ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे तो बी के रिस्पेक्ट में सी कैसा हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या कार के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, नहीं, कार तो मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे हैं। पहले भी यहीं बैठा हुआ था, अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। जबकि अगर ए को देखें तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो यहाँ से पास हो जाएगा। तो अगर ए के रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो बी और सी कितने से मोशन कर रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन अगर मैं बी को सी से या सी को बी के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये दोनों कैसे दिखाई पड़ेंगे, रेस्ट पे दिखाई पड़ेंगे। इसे बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो दीज टू आर इन मोशन, और अगर यहाँ से खड़े होकर इसको देखूंगा तो ये कहाँ पर है, रेस्ट पे है। मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव, सारी की सारी चीज़ें रिलेटिव है। इसके बाद और एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मैग्नीट्यूड। बहुत कंफ्यूजन बच्चों के बीच में, ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब, जैसे ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ये क्वांटिटी लिखी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो किस में मेजर की जाएगी, मीटर पर सेकेंड में। ये तो आएगा ही आएगा। अगर उसने एक्सेलरेटर तेज कर दिया तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ज़्यादा तेज एक्सेलरेटर ले लिया, इट विल बिकम 5। ब्रेक अप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 1। अब कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। अब कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चेंज हो रहा है, ये जो है, दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड। जो आगे न्यूमेरिकल क्वांटिटी लिखी होती है, किसी यूनिट से पहले जो
न्यूमेरिकल क्वांटिटी लिखी होती है, दिस वन इज नोन एज मैग्नीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ये बात भी समझ में आ गई कि दिस वन इज नोन एज मैग्नीट्यूड, दिस वन इज नोन एज यूनिट। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता कहाँ इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ फाइनल वेलोसिटी या अदर वैल्यूज कहाँ गिवन है, तो वो इससे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ चैप्टर वाइल वी विल डू न्यूमेरिकल, तो मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आया फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जैसे स्पीड है तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन चीज़ कितनी तेज चल रही है या कितने धीरे चल रही है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी हो गई, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए जो भी यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। तो बेटा कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। वाइल कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मुझे मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमारी रिक्वायर्ड होती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर बनाया गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब स्केलर का मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए ओनली किसकी ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है एज वेल एज डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, बोथ आर रिक्वायर्ड। स्केलर के रिप्रेजेंटेशन के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, जबकि वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हुई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर के रिप्रेजेंटेशन के लिए किसकी ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए किसकी ज़रूरत है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। आगे तक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते रहेंगे सब में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्वांटिटी हमारी स्केलर है या वेक्टर। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। अगर मैं स्केलर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो जैसे हो गया डिस्टेंस, जैसे हो गया मास, जैसे हो गई स्पीड, ये सारी की सारी हमारी कैसी हैं? एटसेट्रा लिख देता हूँ आगे क्योंकि बहुत सारी होती हैं, तो इनको हम बोलेंगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जैसे ही मैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलो इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। जैसे किसी ने आपसे बताया कि यह मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिल वाला था, अच्छी सी मोटरसाइकिल वैसे नहीं बन पाई है, एक मोटरसाइकिल वाला था और वो मोटरसाइकिल से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। ठीक है? कहाँ जा रहा था ये नहीं पता चला, किधर जा रहा था ये नहीं पता चला। तो केवल ये अगर दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है स्पीड, केवल हमको मैग्नीट्यूड बताया ना कि इतना है 3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर मुझसे बताता कि 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, किस डायरेक्शन में जा रहा था? नॉर्थ डायरेक्शन में। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसने दे दिया, किधर जा रहा था? नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा था। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। अगर सिर्फ दिया हुआ है कि 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, केवल ये बताया कि इट इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो उसने क्या बताया? स्केलर बताया। लेकिन अगर उसने ये बताया कि इट इज़ मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो उसने क्या बता दिया? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन दे दिया। बेटा थोड़ी सी बात समझ में आई? जैसे इसके एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की हुई? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन कितनी तरह की हुई? एक आई स्केलर और दूसरी आई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और अगर स्केलर लिखेंगे तो केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होगा, और अगर वेक्टर लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होगा और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगा। और एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, केवल इतना कहा तो 3 मीटर पर सेकेंड तो पता चला, लेकिन किधर गया ये पता नहीं चला। जबकि जब मैंने बोला 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड लेफ्ट राइट, कुछ भी ऐसे बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, तो वो क्या बन गई? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बन गई। क्लियर? चलो आगे आते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स में हमको ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन डिफरेंट बुक्स में लिखी हुई हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्टेंस। और अभी इसी के साथ मैं यहां पर पढ़ूंगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं डिस्टेंस की। फर्स्ट वी टॉक अबाउट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर होती है। डिस्टेंस क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर। डिस्टेंस का मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एक्चुअल पाथ पे मूव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी बेटा डायरेक्शन भी होगी। एरियल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट क्या होता है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है? मीटर। दोनों में कोई चेंज नहीं है। केवल क्या चेंज है, मैं यहां पर डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, एक मैन अपनी कार से यहां पर खड़ा हुआ है और उसको यहां पर जाना है और बीच में बह रही है नदी। यहां पर क्या फ्लो कर रही है? रिवर फ्लो कर रही है। और यहीं पर एक कौवा भी बैठा हुआ है, चिड़िया भी बैठी हुई है। यहाँ से ऐसे पुल बना हुआ है और यहाँ पर बेटा एक चिड़िया भी बैठी हुई है, तो कार वाला कैसे, क्या पानी में कूद के निकाल के ले जाएगा? कार है, कोई नाव नहीं है कि पानी में चल सके। तो वो यहाँ से घूमता हुआ जाएगा ऐसे, ए से बी तक मूव करने के लिए वो पुल की हेल्प लेगा और यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। व्हाट अबाउट द क्रो? ये जो कौवा है ये क्या करेगा? क्या ये पुल के ऊपर उड़ेगा जाके? नहीं, इसको तैरना थोड़ी ना, इसे तो उड़ना है। तो इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएगा। कार ने ये वाला पाथ लिया जबकि क्रो ने ये वाला पाथ लिया, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ हुई। ये वाली ये जो दिखाया मैंने ये क्या हो गई? डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ जो इस क्रो ने एक्वायर्ड किया है उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं छोटा सा। सपोज ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी। ऑब्जर्वर नंबर 1 ने इस वाले पाथ को ऑब्जर्व किया, ए सी बी को ऑब्जर्व किया। इस पाथ की सपोज रेडियस कितनी थी? आर। ऑब्जर्वर 1 ने ए से शुरू किया और सी होता हुआ बी पे गया, जबकि ऑब्जर्वर नंबर 2 ने ए से स्टार्ट किया और डायरेक्ट बी पे गया। मतलब दो चीज़ें आ गई, एक ए सी बी आ गया और एक डायरेक्ट ए बी आ गया। तो जो ए सी बी वाला है एक्चुअल पाथ लेंथ या जो लॉन्गेस्ट वाला रास्ता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। दिस इज नोन एज डिस्टेंस। और बेटा अगर डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो देखो हाफ ऑफ द साइकिल है ना, पूरे पेरीमीटर को लेते हैं तो 2 पाई आर, और अगर हाफ लेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई आर के बराबर आ जाएगा। पाई आर के बराबर आ जाएगा।
पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और आर आ गई। जबकि ए बी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा, ए से बी तक की डिस्टेंस की बात करूंगा, तो कितना हो जाएगा आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा 2r। तो आप यहाँ से ये भी देखो कि डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होती है। देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, इसलिए डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो सर ये बात तो समझ में आ गई कि डिस्टेंस बड़ी होती है और डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है, तो ये इक्वल का साइन क्यों लगाया है? इक्वल का साइन इसलिए लगाया है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है, ए से शुरू किया और बी पे गया, यहीं से चला और यहाँ तक पहुँच गया, ए से स्टार्ट किया बी तक पहुँच गया। जब भी कोई बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करती है, तो देखो ए से बी तक यही डिस्टेंस हो गई और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है, वन डायरेक्शनल मोशन हो रहा होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाती है। डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाती है। क्लियर है बेटा? ये बात भी समझ में आ गई? चलो आज इस टॉपिक को बस यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो बचा हुआ है हमारा स्पीड वेलोसिटी बचा हुआ है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बचा हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बचा हुआ है। इन सारे टॉपिक्स को लिटिल बिट लेटर हम कवर करेंगे। पहले आप शुरू करो चैप्टर नंबर 7 मोशन से, और ऐसे करके हम पूरी साइंस कंप्लीट करेंगे। इज इट क्लियर बेटा? चलो, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। इसे कंप्लीट करिए।